नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। एक समय जो इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करता था, जहां के कारीगर और उत्पादनों की चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करती थी, जहां पर राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे न जाने कितने ही महान लोगों ने जन्म लिया, वो कैसे आज गिरती अर्थव्यवस्था, मानव तस्करी, कम होती साक्षरता और एक कमजोर आधारभूत संरचना जैसी मुश्किलों का सामना कर रहा है। पर ये कैसे हुआ? कैसे जिस राज्य को देश की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा माना जा रहा था, वो आज अपना गौरव खोता जा रहा है। बंगाल की इस हालत के 4 मुख्य कारण हैं। बंगाल शुरू से ही अपनी भौगोलिक स्थिति एवं कार्यकुशल मजदूरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। भारत में कहा जाता था कि जिसके हाथ बंगाल की सत्ता है, वो पूरे भारत के अर्थव्यवस्था पर राज करेगा। इसी कारण बंगाल की राजगद्दी सब पाना चाहते थे। शुरुआत में बंगाल मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन मौर्य शक्ति के पतन के बाद बंगाल पे अराजकता हावी हो गई। इसके बाद बंगाल गुप्त साम्राज्य, पाल वंश और फिर मुगल के नियंत्रण में रहा। बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ एवं अमीर प्रांत था। इस प्रांत की आधिकारिक शक्तियां बंगाल के नवाबों के हाथों में थी, जिसे 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला गद्दी का उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी खान बिहार का उपराज्यपाल था, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शद कुली खान के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर इस गद्दी को प्राप्त किया था। सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेज की मदद की थी। एक बार सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ओर कूच किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया, जिनमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों की बंगाल के नवाब के हाथों हुई इस बुरी हार के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक मजबूत बल नवाब को उखाड़ फेंकने और बंगाल में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत करने के लिए भेजा गया। नवाब के असंतुष्ट साथी जैसे मीर जाफर और अन्य बंगाली जनरलों को अंग्रेजों के साथ गठबंधन करने के लिए रिश्वत दी गई। सिराजुद्दौला के रिश्तेदार मीर जाफर ने अंग्रेजों से बंगाल की गद्दी के बदले उनका समर्थन करने की गुप्त संधि कर ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सेना जीत गई। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मीर जाफर ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए कंपनी को बंगाल के 24 परगना की जमींदारी दे दी और यहाँ से शुरुआत हुई बंगाल के बुरे समय की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को अपनी मर्जी से संचालित कर रहा था। उन्होंने बंगाल का अत्यधिक शोषण करना शुरू कर दिया था। उत्पादनों पर भारी कर, मजदूरों पर अत्याचार, संसाधनों का दुरुपयोग, कम वेतन और न जाने कितने ही अत्याचारों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अगले 200 साल के इतिहास को भर दिया। पर इस सब का कुछ फायदा भी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का केंद्र होने के कारण बंगाल की आधारभूत संरचना एवं लोगों में व्यापार की समझ काफी बढ़ गई, किंतु अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता दी गई, तो इसे 2 देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। सीमा पार लोगों की आवाजाही ने बंगाल में एक अलग रूप ले लिया। पश्चिम बंगाल में कुल 2.1 करोड़ में से 50 लाख मुस्लिम लोग थे, जबकि पूर्वी बंगाल में 4 करोड़ में से 1.25 करोड़ हिंदू थे, जो अल्पसंख्यक समुदायों के बराबर थे। प्रारंभ में सीमा पर आवाजाही सीमित थी। मुसलमान की तुलना में अधिक हिंदू पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे और मुस्लिम पूर्व की ओर बढ़ रहे थे। दोनों सरकारें अप्रैल 1948 में प्रत्येक पक्ष के अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में एक समझौते पर पहुंची, जिसका विशेष उद्देश्य पंजाब में देखी गई हिंसा को बंगाल में होने से रोकना था। प्रवासन का प्रवाह और कम हो गया। यह एक मजबूत पैन बंगाली पहचान का कारण भी था। हालांकि आजादी के कुछ वर्षों बाद सांप्रदायिक दंगों के कारण पलायन फिर शुरू हो गया। फरवरी और अप्रैल 1950 के बीच दंगों के कारण 1.5 लाख लोगों का पलायन हुआ। 8.5 लाख मुसलमान पूर्व की ओर चले गए और 6.5 लाख हिंदू पश्चिम की ओर चले गए। नेहरू और लियाकत अली ने दोनों पक्षों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया, लेकिन माहौल खराब हो चुका था। अप्रैल और जुलाई 1950 के बीच 12 लाख हिंदुओं ने पूर्वी पाकिस्तान छोड़ दिया और पश्चिम बंगाल से 6 लाख हिंदू पूर्व की ओर चले गए। दंगों के अलावा 1950 के दशक में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के डर से भी प्रवासन हुआ। 1950 के दशक में भाषा आंदोलन ने बंगाली हिंदुओं को असहज कर दिया। 1952 में पासपोर्ट जारी होने से यह डर पैदा हो गया था कि बाद में प्रवासन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। आने वाले शरणार्थियों के कारण संसाधनों की भी कमी हो गई।
जिसे प्रवासन की लहरें उठी। हालांकि 1947-48 के बाद बंगाल में बहुत अधिक प्रवासन हुआ, इसलिए सरकार द्वारा इसे आर्थिक प्रवासन के रूप में देखा गया। 1964-65 में कश्मीर में तनाव के बाद सांप्रदायिक दंगों के कारण पश्चिम की ओर हिंदुओं का प्रवाह बढ़ गया। अंतिम बड़े पैमाने पर प्रवास बांग्लादेश के गठन के पूर्व संध्या पर 1970-71 में हुआ। इस प्रकार बंगाल ने फलते फूलते चाय, चूना और सीमेंट उद्योगों के मामले में एक समृद्ध हिस्सा खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की गंभीर हानि हुई। 1950 के दशक में पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पाकिस्तान पर सैन्यों शाही का राज था, जो पूरे देश पर बेहद अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहे थे। शासन की इस प्रणाली में बंगाल वासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, किंतु वर्ष 1970 के आम चुनाव के बाद पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को चुनौती दी गई। वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त था। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी भी नेता को देश पर शासन करने देने के लिए तैयार नहीं था। तत्कालिक पश्चिमी पाकिस्तान ने याहा खान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सांस्कृतिक रूप से दमन करने की कोशिश की। राजनीतिक वार्ता के विफल होने के कारण जनरल याहा खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। 26 मार्च 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भागकर भारत आ गए, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश के सबसे करीबी राज्य थे। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा और राज्य ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार से भोजन और आश्रय के लिए सहायता की अपील की। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई करने वाली मुक्ति वाहिनी सेना एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तान सेना को मुंह की खानी पड़ी। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के हस्तक्षेप से मात्र 13 दिनों में इस छोटे से युद्ध से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जो था बांग्लादेश। पर इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। शरणार्थियों का भरण पोषण एवं युद्ध में बहुत सारा खर्च हुआ, जिस वजह से भारत अपनी व्यापारिक नीति का विस्तार नहीं कर पाया। भारत को इस युद्ध से उबरने में 10 साल लग गए और इस बीच बंगाल की सीमा पर हुई अशांतियों की वजह से मुंबई और गुजरात व्यापारियों की एक नई पसंद बन चुका था, जिस कारण औद्योगिकरण बंगाल से हटकर मुंबई की तरफ बढ़ने लगा था। जैसा कि हमने जाना कि आजादी के बाद से ही बंगाल की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही थी, किंतु औपनिवेशिक काल के दौरान जो भी उद्योग विकसित हुआ वह अधिकतर यहीं स्थित था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निर्यात पर ही टिकी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1950-51 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद कुल औद्योगिक उत्पादन का 73% 3 तटीय प्रांतों से होता था। बंबई में 33%, पश्चिम बंगाल में 27% और मद्रास में 12%। इन तीनों के अलावा एकमात्र अन्य प्रमुख उत्पादक उत्तर प्रदेश था। उस समय वर्तमान गुजरात राज्य बंबई प्रांत का ही एक हिस्सा था, इसलिए पश्चिम बंगाल प्रभावी रूप से अग्रणी था। उन दिनों कलकत्ता और उनके नगरों में हजारों लोग विभिन्न विदेशी एवं घरेलू कंपनियों का स्वामित्व रखने वाले कारखानों में काम करते थे। उस समय भारतीय कारखाना अधिनियम के तहत कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है और विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है तो उस उद्योग को निदेशालय से पंजीकृत होना आवश्यक था। भारत में कुल औद्योगिक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में उत्पादित होता था, जिसमें लाखों श्रमिक कार्य करते थे। किंतु किसी भी देश की औद्योगिक विकास संगठित क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करता है, क्योंकि पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं श्रम विभाजन और विशेषता के माध्यम से उच्च उत्पादकता में बहुत योगदान देती है। 1965 में भारत पाक युद्ध ने केंद्रीय बजट में एक बड़ा संकट पैदा कर दिया, जिससे सरकार द्वारा विकासात्मक परिव्यय बहुत कम हो गया। पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा असर रेल बजट की कटौती का हुआ। राज्य में 2 प्रमुख उद्योग जूट और इंजीनियरिंग थे। दोनों में से इंजीनियरिंग उद्योगों में रोजगार अधिक था। इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादनों की मांग का एक बड़ा हिस्सा रेलवे से आया। 1964-65 में रेलवे का बजट 275 करोड़ था। 1966 में यह घटकर 160 करोड़ हो गया और फिर 1969-70 में गिरकर यह 95 करोड़ रह गया। सिकुड़ते रेल बजट ने बड़े और छोटे उत्पादकों को समान रूप से बड़ा झटका दिया। इस अवधि के दौरान लगातार 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर फसल की विफलता के कारण भोजन की कीमतों पर भारी वृद्धि हुई, जिससे सरकार के खिलाफ भी अशांति फैल गई। यह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में उच्चारित किया गया।
गया। मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ गंभीर राजनीतिक असंतोष की लहर पर सवार होकर पहले संयुक्त मोर्चे में कम्युनिस्टों के साथ साथ मध्यम मार्गी दलों ने राइटर्स बिल्डिंग में सरकार की सीट पर कब्जा कर लिया और राज्य में पहला गैर कांग्रेसी मंत्रालय बनाया। हालांकि यह सच है कि सीपीएम, सीपीआई और अन्य कट्टरपंथी सहयोगियों के अलावा फ्रंट में बंगला कांग्रेस जैसे गैर वामपंथी शामिल थे। सरकारी नीति को आकार देने में वामपंथी दलों की प्रमुख आवाज थी। 1969 के चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में एक और संयुक्त मोर्चा सरकार देखी गई। दरअसल इस चुनाव के बाद सीपीएम काफी मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। फिर भी कांग्रेस सरकार एक बार फिर राज्य सरकार को गिराने में सफल रही। दोनों संयुक्त मोर्चों की इस अवधि के दौरान देश के कुल औद्योगिक उत्पादनों में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी काफी गिर गई थी। इस दौरान कारखानों में श्रमिकों की समस्या और पूरे राज्य में राजनीतिक अशांति ने पश्चिम बंगाल के उद्योग को नुकसान पहुंचाया। 1965 में कारखानों में 180 हड़तालें और 50 तालाबंदी की घटनाएं हुई। तुलनात्मक रूप से 1970 में 680 हड़तालें और 130 तालाबंदी हुई। इस बीच केंद्र सरकार की एक नई औद्योगिक नीति के एक हिस्से के रूप में अपनाई गई माल समानीकरण नीति ने पूरे देश में कोयला, लोहा और इस्पात जैसे आवश्यक कच्चे माल की एक समान कीमत सुनिश्चित कर दी। परिणाम स्वरूप कोयला एवं लौह अयस्क खदानों के पास स्थित राज्यों ने कम परिवहन लागत के रूप में अपना लाभ खो दिया। बंगाल में नया उद्योग तो दूर की बात है, पुराना उद्योग भी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता की गैर कांग्रेसी सरकार के प्रति अपनी शत्रुता के कारण केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को हतोत्साहित किया। आपातकाल हटने के बाद 1977 में हुए चुनाव में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चों की सरकार सत्ते में आई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि 1972 की तुलना में इस बार किस्मत पूरी तरह पलट गई थी। सीपीएम ने 178 सीटों के साथ वापसी की, जबकि कांग्रेस पार्टी केवल 20 ही सीटें जीत सकी थी। 1978 में घोषित वाम मोर्चा सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योग में रोजगार पैदा करने के प्रयास में लघु और कुटीर उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी गई। साथ ही इसका घोषित उद्देश्य संगठित क्षेत्र में बड़ी व्यावसायिक कंपनियों की एकाधिकार शक्ति को कम करना भी था। सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि उद्योग से विदेशी पूंजी को पूरी तरह समाप्त करना व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन यह घोषणा की गई कि राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी भी नए निवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कारण पश्चिम बंगाल में निवेशकों का रुझान कम होता चला गया। 1977 में औद्योगिक विवादों के कारण काम रुकने की 400 घटनाएं हुई। उनमें से 206 हड़तालें थी, शेष 151 तालाबंदी थी। 1980 तक प्रमुख औद्योगिक विवादों की कुल संख्या घटकर 208 रह गई, जिसमें 80 हड़तालें एवं 130 तालाबंदी शामिल थी। वास्तव में इसके बाद के वर्षों में हड़तालों की संख्या घटती जा रही थी। वर्ष 1951 में केवल 21 हड़तालें हुई, इसके विपरीत 190 तालाबंदी हुई। यह सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, किंतु इसका मुख्य कारण इंडस्ट्री का कम हो जाना था। जब इंडस्ट्री बची ही नहीं थी तो हड़तालें भी कम हो गई थी। लघु उद्योग ने बंगाल में रोजगार तो बढ़ाया, किंतु कुशल कामगार एवं प्रतिदिन वेतन घटता चला गया। 1980 के दशक में पूरे देश में संगठित उद्योग के बड़े पैमाने पर श्रमिक की छटनी हुई। पश्चिम बंगाल में 1,80,000 नौकरियां खत्म हो गई और आगे देखें तो वर्ष 2003 में काम रुकने की 432 घटनाएं हुई। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उस वर्ष जूट उद्योगों में एक उद्योग व्यापी हड़ताल हुई थी। उस वर्ष हड़तालों के कारण नष्ट हुए मानव दिवसों की संख्या 16 लाख थी। दूसरी ओर तालाबंदी के कारण 25,60,000 मानव दिवसों को नुकसान हुआ था। 2001 से 2006 के वर्षों में 152 हड़तालें और 2,500 तालाबंदी हुई और पश्चिम बंगाल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास वर्तमान सरकार से उठ गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने SUCI और कांग्रेस के साथ मिलकर 227 सीटें हासिल की एवं वाम गठबंधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव जीता। टीएमसी ने 184 सीटें जीती, कांग्रेस ने 42 सीटें जीती और SUCI ने 1 सीट हासिल की। और आज भी पश्चिम बंगाल राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। आज की स्थिति यह है कि प्रति व्यक्ति आय में बंगाल का स्थान 28वां है। आज GSDP ग्रोथ में बंगाल 30वें स्थान पर है एवं NSDP ग्रोथ में बंगाल 29वें स्थान पर है। औद्योगिक विकास की रैंकिंग में बंगाल 11वें स्थान पर है। यदि उद्योग और पश्चिम बंगाल की समग्र अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है तो अराजकता की यह स्थिति समाप्त करनी पड़ेगी। केवल इस अराजकता से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, प्रशासन को राजनीतिक दलों के चुंगल से वापस छीनना। हम आशा करते हैं कि बंगाल एक बार फिर अपना पुराना गौरव हासिल करेगा एवं इस देश को प्रबल बनाने और आर्थिक विकास करने में पूर्ण रूप से सहायता करेगा। जय हिंद।